हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके साथ उनकी एक्सप्लेनेशन और बहुत सारा स्ट्रेटेजी के। उम्मीद करता हूँ ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि उसमें करंट अफेयर्स आता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 15 या 20 मिनट की एक अच्छी क्लास होती है जिसका आप डेली रिवीजन कर सकते हो और मैंने बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझा रखी है इसमें, तो ज़्यादा लोड नहीं लगा इसमें, मतलब इस तरह से ज़्यादा थ्योरी नहीं ऐड करी है मैंने। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा एक की क्वेश्चन रहता है या जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन मान सकते हैं जिसको ये पहले की क्लासों में डिस्कस हमने कर चुके थे और उसका आंसर आपसे एक्सपेक्टेड रहता है कि इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका क्वेश्चन है कि विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग द सुप्रीम लीडर इन ईरान। अभी आपको पता है ईरान में जो खमनेई की हत्या हुई उसके बाद मोजतबा जो खमनेई बने थे तो वो किसके द्वारा डिसाइड किया, कौन डिसाइड करता है, तो उसका सही आंसर इन 4 ऑप्शन में से एक रहेगा। उम्मीद करते हैं कि वो मजलिस सेलेक्ट करता है, वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करता है या गार्जियन काउंसिल करता है या एक्सपेंडिसी जो काउंसिल होता है। इन 4 में से कौन होता है जो ईरान का जो अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है। तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आप देना। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाटर डे 2026 का थीम क्या है और ये प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसको किस तरह से याद किया जा सकता है हम पहले देखेंगे। वर्ल्ड वाटर डे, तो वर्ल्ड वाटर डे का मतलब वाटर का मतलब डब्ल्यू होता है और डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, जो अभी अल्फाबेट देखते हैं उसमें 23 नंबर पे आता है। तो हमको ये करना है, थोड़ा सा समझना है। जो 2 है इसको क्या करना है, 2 कर लेना है और 3 को 3 रहने देना है, ठीक है। तो ये कब होता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बन जाती है और ऐसे मैंने भी याद रखा था तो ट्रिक मेरे को याद आ गई तो मैं आपको भी बता दूं, ठीक है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की थीम है वाटर एंड जेंडर, ठीक है। वाटर एंड जेंडर मतलब पानी के साथ जो पानी और जेंडर का मतलब वही होता है कि मेल फीमेल वो जो जेंडर होता है वो डिसाइड होता है। और इस बार की थीम याद रखना है और बहुत यूनिक थीम रखी है, वाटर एंड जेंडर। और ये कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च आज के बाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो विश्व जल दिवस है और इसका आपके सब्जेक्ट है जल और लिंग, जल पहुंच और जो लैंगिक समानता है उसके संबंध पर ये मुख्य प्रकाश डालता है। और 2025 की थीम की बात करें तो वो था ग्लेशियर कंजर्वेशन। और 2024 की भी याद रख सकते हैं आप यदि, आजकल तो पुराने क्वेश्चन भी जब पूछे जाते हैं तो मैं इसलिए लेके आ गया, शांति के लिए जल मतलब पीस फॉर द वाटर, ठीक है। और 2024 में भारत का जो अभी जल जीवन मिशन चल रहा है और उसके अलावा वर्तमान में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा होगा वो था स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। ये मैंने कल की क्लास में या परसों की क्लास में डिस्कस किया था। ये किसको दिया गया, कावे मडानी को। इसको कावे मडाली या मडानी को दिया गया था। जो वर्ल्ड वाटर प्राइज या मतलब जो जल के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज भी माना जाता है इसको, जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज होता है, ये किसको देगा, कावे मडानी को। हमें 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आप देखने को मिल सकता है तो पक्का याद रखना। और जो ये अभी 22 मार्च को जब जल दिवस मनाया गया था तो ये SDG 6 से जुड़ा है। अपन टोटल SDG कितने, जो सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो टोटल कितने हैं, वो टोटल 17 है, आपको देखने को मिलते हैं और ये यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित किए गए। और जो अभी ये जो वाटर से रिलेटेड कौन सा है, ये SDG आपका 6 देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और यहाँ से यदि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका पक्का सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी याद करना आसान नहीं होता और आप, क्योंकि हम इससे कनेक्टेड नहीं है, जो कनेक्टेड होते हैं उनके लिए थोड़ा आसान होता है। लेकिन फिर भी हम अभी धीरे धीरे ट्राई करूंगा मैं थोड़े से यूनिक क्वेश्चन भी लाऊं जिससे आप सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो पाए और सीख पाए। हाल में एक नया खिलाड़ी का नाम है लेब्रॉन जेम्स। नहीं सुना होगा, उम्मीद करता हूँ किसी ने नहीं सुना होगा और मैंने भी पहली बार सुना था, ठीक है। तो लेब्रॉन जेम्स है, उन्हें एनबीए में सर्वाधिक जो रेगुलर सीजन गेम्स है उनका खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर बनाया गया। तो ये लेब्रॉन जेम्स कौन सा गेम खेलते हैं, एनबीए। तो एनबीए क्या होता है, तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन होता है, उसके गेम्स होते हैं और उसमें ये खिलाड़ी है ये किस टीम से खेलते हैं, ये लेकर्स टीम से खेलते हैं। कौन सी टीम से खेलते हैं, लेकर्स टीम से। तो इन्होंने क्या अभी हाल ही में एक जो माइक रॉबर्ट पेरिस है उनका रिकॉर्ड तोड़ लिया, मतलब ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट गेम खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। तो इन्होंने कितने गेम खेले, तो इनकी बात करें तो ये लेब्रॉन जेम्स लगभग 1612वां एनबीए रेगुलर सीजन गेम्स खेला है। मतलब 1612 गेम लगातार खेल लेना तो अपना में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और लगभग इन्होंने जो रॉबर्ट पेरिया का रिकॉर्ड था 1611 गेम्स खेले थे उन्होंने, उसका रिकॉर्ड अभी हाल ही में इन्होंने तोड़ दिया था। रॉबर्ट जो पेरिस था इनके द्वारा स्थापित कौन सा कितने गेम्स खेले थे, 1611, और अभी इन्होंने 1612 खेल दिया था किसने, लेब्रॉन जेम्स। तो ये नाम याद रखना कभी भी, जैसे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी कोई भी एग्जाम बना दे तो हमको ये चीजें भी थोड़ी थोड़ी याद रहनी चाहिए जिससे कम से कम आइडिया तो रहे कि यार ऐसे खिलाड़ी का नाम सुना था। तो कई बार ऐसे सुने से भी आपका नंबर आ जाता है।
तो वैसी चीज़ें होती है, कई बार नहीं सुना, तो इसलिए मैं थोड़ी ट्राई करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन लाए जिसमें हमें ऑलरेडी करना। अब यही आपको पता हो, विराट कोहली का क्वेश्चन पूछते हैं तो सबको आ जाता है, क्रिकेट से रिलेटेड था, फुटबॉल से रिलेटेड सबको आ जाता है। लेकिन जब NBA या दूसरे जो गेम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं तो हमको खिलाड़ियों का नाम याद नहीं होते इतने। उसके अलावा मैं एक सीरीज भी चला रहा हूँ, जैसे आज कबड्डी का वीडियो आएगा, तो कबड्डी के बारे में पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज की वीडियो में मैं दूंगा। और उसके अलावा NBA कैसे किस तरह से खेला जाता है इसकी मैं भी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। भाई लेब्रॉन की बात करें तो 41 वर्ष की आयु में लगभग 23 सीजन खेल चुके हैं, और जो NBA के इतिहास में सर्वाधिक अंक भी इनके नाम है, और सर्वाधिक जो फील्ड गोल है वो भी किनके नाम है, लेब्रॉन के नाम है। अभी हाल ही में जो लेकर्स टीम है, इसने ओरलांडो जो मैजिक टीम है उसको लगभग हराया था, और 9 गेम की जो विनिंग स्ट्रीक है वो भी अभी जारी है, मतलब 9 गेम से ये लगातार जीत रहा। तो इनका खिलाड़ी का नाम जरूर याद रखना, लेब्रॉन जेम्स। अगला क्वेश्चन है, ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2026 का पुरस्कार किसे मिला था? तो सबको पता होगा, और इस बार का थोड़ा सा यूनिक मिला था, तो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फरवरी 2026 का पुरस्कार किसे मिला? मोस्टली यही सोच रहे होंगे स्मृति मंदाना को मिलेगा। एक आंसर गलत है, इसका सही आंसर है आपका अरुंधति रेड्डी। तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं लेके आया था, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि स्मृति मंदाना या हरमनप्रीत कौर, क्योंकि इंडिया की नज़र से देखेंगे तो ये दोनों ही नाम आगे आते हैं, लेकिन नहीं, इस बार किसको मिला था? ये अरुंधति रेड्डी है, जो बॉलर भी है और ऑलराउंडर एक प्लेयर है। ये तो वुमेन्स में दिया, और मेंस में किसको दिया गया पता है? शहजादा जो फरहान करके था पाकिस्तान वाला, जिसने वो बंदूक चलाई थी ना ऐसे, मतलब इंडिया के सामने एक अर्धशतक बनाया, और फिर वो बंदूक वाला जो इशारा किया था, उसके बाद इस बार वर्ल्ड कप में भी उसके 2 शतक थे। तो उस फरहान को क्या दिया गया था? फरवरी 2026 है, उसका प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अरुंधति रेड्डी और फरहान को। अभी इसने ICC प्लेयर ऑफ मंथ क्यों चुना गया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज थी उसमें उन्होंने इनका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था, जिसकी वजह से इनको अभी ये अवार्ड भी दिया गया था। और इसने कुल 8 विकेट लिए थे, और 10.87 जो बॉलिंग एवरेज है उसके साथ, और 7.25 की इनकी इकोनॉमी रही थी। और इनका जो कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, 4 विकेट लिए थे 22 रन देके, तो जिसके कारण ये प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया था। और हाल ही में जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में उनके खिलाफ T20 श्रृंखला जीती थी, जिसके कारण ये दावा और ज्यादा मजबूत हो गया है। याद रखना, ICC फरवरी 2026 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? अरुंधति रेड्डी को। अगला क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार, ये हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था, ये मुख्यतः किस राज्य का प्रमुख आदिवासी उत्सव है? तो ये मुख्यतः याद रखना, मतलब जब सबसे ज्यादा फेमस है, इसका मतलब हो गया 3-4 स्टेट में ये मनाया जाता है, लेकिन जो सबसे फेमस है वो कहाँ का है? ये झारखंड में मनाया जाता है। अभी हाल ही में जो हमारी प्रेसिडेंट महोदय है, उनके द्वारा इस पे विशेष दी गई थी, जिसके कारण ये फिर से चर्चा में आ गया था, सरहुल त्योहार या सरहुल जो फेस्टिवल होता है। तो ये मुख्यतः आपको झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मनाया जाता है वो कहाँ पे मनाया जाता है? आपको झारखंड में देखने को मिलता है। यदि आपसे क्वेश्चन आए तो किस राज्य का आदिवासी उत्सव है? ये झारखंड का है। तो राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में शुभकामनाएं दी थी। तो सरहुल महोत्सव है, इसका मतलब होता है जो झारखंड के जो आदिवासी समुदाय है उनका एक पवित्र पर्व है, और जिसका अर्थ है साल वृक्ष की पूजा करना। तो सरहुल का मतलब होता है, तो सरहुल का मतलब होता है जो साल वृक्ष है उसकी पूजा करना। किसकी पूजा करना? साल वृक्ष की। और इनके मुख्य देवता की बात करें तो सरना माँ होती है। कौन होती है? सरना माँ। सरना माँ जो इनकी है ना, मुख्य उनकी पूजा की जाती है। और इसमें सूर्य जो पुजारी होता है उसको सूर्य का अवतार माना जाता है, तो पृथ्वी है उसकी पुजारी की पत्नी है, उन दोनों का फिर से मिलन किया जाता है। ये मुख्यतः एक प्रकार का ऐसा त्योहार है जो मुख्यतः प्रकृति से जुड़ा होता है, जिसमें देखो अभी साल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, उसके अलावा सूर्य की पूजा करते हैं, पृथ्वी की पूजा करते हैं। तो एकमात्र का ऐसा त्योहार है जिसमें मतलब कुल मिला के आपका प्रकृति का मतलब प्रकृति की पूजा की जाती है। तो सरहुल याद रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार ये एग्जाम में देखने को मिला है। ये कितने दिन का कार्यक्रम होता है? 3 दिन का होता है। इसमें पहले सफाई करते हैं, दूसरे दिन पूजा चढ़ावा करते हैं, फिर सांस्कृतिक प्रदर्शन करते हैं, और एक पारंपरिक पेय होता है हंडिया। हंडिया में ये राइस बॉईल करके फिर ये खाते हैं एक साथ उसमें। और ये सारी चीज़ें आप उम्मीद करता हूँ याद रखेंगे। और ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, और जो नए कृषि का मौसम है उसका प्रतीक भी माना जाता है। इससे क्या है, इसके बाद नया जो कृषि का मौसम आता है उसके लिए भी ये सरहुल उत्सव मनाया जाता है। तो ये मतलब कृषि का जो मौसम है उससे पहले का त्यौहार मनाया जाता है। मोस्टली बहुत सारे त्यौहार कृषि का जो मौसम खत्म होता है उसके बाद मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नेता को पीछे छोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत निर्वाचित मुख्य प्रमुख का रिकॉर्ड बनाया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्होंने सबसे ज्यादा मतलब
सर्विस इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा दिनों तक इन्होंने काम किया है एज ए इलेक्टेड मेंबर। तो और वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और इन्होंने किसको सरपास किया था? ये कौन किया था? पवन कुमार चामलिंग को। ये कौन थे? पवन कुमार चामलिंग को इन्होंने सरपास किया। तो आपको पता है नरेंद्र मोदी 2001 से लगातार काम कर रहे हैं, मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे 3 बार, उसके बाद 3 बार प्रधानमंत्री भी है, ठीक है। 7 अक्टूबर 2001 को ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। 2001 से 2026 सोच लो आप, अभी 2029 तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे। तो मतलब कितनी लंबी सर्विस करना, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और 2014 में ये प्रधानमंत्री बने थे और 14वें प्रधानमंत्री बने थे भारत के। 2001 से 2024 के आप 2026 तक अभी लगभग 25 वर्षों से अधिक इनका सार्वजनिक नेतृत्व हो गया। तो लोगों को तो 5-10 साल इतनी गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट नौकरी नहीं होती, उससे ज़्यादा ये पॉलिटिकल करियर में रह गए। और इन्होंने लगभग 89 जो 31 दिनों के साथ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख बने, मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा प्रमुख बने। अब 2014 में जीते, 2019, 2024 में लगातार ये जीते हैं। इन्होंने पवन कुमार जो चामलिंग था वो 9930 दिन का रिकॉर्ड अभी हाल ही में तोड़ा था। ये ग्लोबल की आप याद कर सकते हैं, बाकी वो कोई जरूरत ऐसा है नहीं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में INS तारागिरी जो चर्चा में रहा है, INS तारागिरी किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित भारत का स्टील फ्रिगेट है? स्टील फ्रिगेट होता है जो मतलब नेवी के सेना में, मतलब जो पानी में तैरता रहता है। तो ये किस प्रोजेक्ट के तहत है? ये प्रोजेक्ट है 17A। कौन सा प्रोजेक्ट है? इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और यदि आप डिफेंस की तैयारी करते हो 100% क्वेश्चन। अब प्रोजेक्ट 17A क्या है ये थोड़ा हम समझेंगे। इसके तहत हमें इंडिया में 7 फ्रिगेट बनानी है। कितनी? 7 फ्रिगेट बनानी है, जिसमें 4 कौन बनाएगा? MDG, जो मझगांव डॉकयार्ड है वो MDG, और जो MDG या MD है वो भी MDL जो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है। और 3 कौन बनेगा? GRC, गोल्डन रिच शिप एंड इंजीनियरिंग है, वो बनेगा जो कोलकाता बेस है, और ये मुंबई बेस है, ठीक है। तो 4 और 3। अभी हमने जो 17A है उसका जो चौथा है वो कौन सा है? INS तारागिरी। तो इससे पहले 3 आ चुके हैं, तो उसमें कौन कौन का आ चुका है? नीलगिरी आ चुका पहले से, नीलगिरी, उदयगिरी। कौन कौन सा? नीलगिरी, उदयगिरी और हिमगिरी। ये 3 ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं पहले से ही, मतलब काम कर चुके हैं। कौन कौन सा? नीलगिरी, उदयगिरी और हिमगिरी। और चौथा कौन सा आएगा? तारागिरी। फिर 5वां, 6ठा, 7वां कौन सा रहेगा? एक रहेगी दुनागिरी, और उसके बाद विद्यागिरी, और उसके बाद आएगा आपका महेंद्रगिरी। ये टोटल 17A प्रोजेक्ट है, उसमें 7 फ्रिगेट, स्टील फ्रिगेट का निर्माण किया जाएगा। नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी आ चुके हैं, और अभी आएगा अप्रैल में INS तारागिरी चौथा, फिर दूनागिरी, विद्यागिरी और महेंद्रगिरी 7। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पक्का इसको जरूर याद रखना, किसी और किसी एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिल सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो INS तारागिरी है, उसका हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को इसका कमीशन किया जाएगा। कहाँ से? विशाखापट्टनम में। और इस जहाज का निर्माण किया किस प्रोजेक्ट के तहत? जो प्रोजेक्ट 17A है उसके तहत। और ये किसके द्वारा किया गया है? MDL के द्वारा, जो मझगांव डॉकयार्ड डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो MDL कितना करेगा? 4, और 3 कौन करेगा? GRSE। और इसमें देख सकते सुपरसोनिक मिसाइलें में लगती है। इसमें जो बराक 8 है आपके, अपने इंडिया की मिसाइल बराक 8, ब्रह्मोस, वो सब चीज़ें इस फ्रिगेट पे लगती है, ठीक है। तो ये फ्रिगेट मोस्टली वहाँ काम करती है। फ्रिगेट का एक्चुअली में काम होता है जो बड़ी सी जहाज जैसे जा रही है उसके चारों तरफ उसको प्रोटेक्ट करके चलना होता है, फ्रिगेट का काम होता है। ऐसे जो अभी ऐसे जहाज चलती है, एक आगे चलती है, फिर ऐसे ऐसे करके, और बीच में बड़ा जहाज चलता है। तो इन पर सबसे ज़्यादा मिसाइल्स और वो सारी चीज़ें लगी होती है जो अपनी कॉमर्शियल जो बड़ी जहाज होती है उनको ये प्रोटेक्ट करती है। ऐसे 7 बनाई जाएगी, उसमें से अभी चौथी INS तारागिरी 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम से इसका कमीशन किया जाएगा। हाल ही में JSW इंडियन ओपन स्क्वैश है, वो किसने जीता और किस लेवल का PSA टूर्नामेंट था ये? तो ये अभी हाल ही में जीता। ये 2 खिलाड़ी आप इंडिया के हैं, तो ये याद रखना। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्क्वैश का भी लोग इतना याद रखते नहीं है, और फिर जब क्वेश्चन आता है फिर उनको नाम भी उनको पता नहीं होता, ठीक है। वुमेन्स की बात करें तो ये किसने जीता था? अनाथ सिंह ने। और PSA जो कॉपर लीग था, ये जो PSA किस लीग का था, किस लेवल का था? PSA कॉपर लीग, ठीक है। ये अनाथ सिंह है और इनके द्वारा अभी जीता गया है। हाँ, और पुरुषों की बात करें तो किसने जीता? वो जो दूसरा फोटो है वो अभय सिंह ने, उन्होंने वीर चित्रोणी को हराया था। और अनाथ सिंह ने इसने मिस्र की जो हाना मोहताज है उसको हरा के जो PSA कॉपर लेवल है, ये अभी हाल ही में JSW PSA कॉपर लेवल जीता था। किसने? अनाथ सिंह, ठीक है। ये नाम याद रखना, और कहीं क्वेश्चन सीधा पूछ जाए और अनाथ सिंह किस खेल से रिलेटेड है तो आपको याद होना चाहिए स्क्वैश से रिलेटेड है। वहीं अभय सिंह भी किससे रिलेटेड है? स्क्वैश गेम से रिलेटेड है।
तो ये सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिन्हें आप याद कर सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बुरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किन दो नेशनल पार्क के बीच में स्थित है? तो ये अभी चर्चा में क्यों आया था? तो ये आपके देखने को मिलता है जो काजीरंगा और ओरांग के बीच में, ये दोनों कहाँ के हैं? आपका आसाम में। तो आसाम में अभी जो बुरा चापोरी है उसके पास का जो एक कुछ रिजर्व एरिया है उसको वन आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए अभी हाल ही में चर्चाएं हो रही थी, जिसके कारण ये चर्चा में है। तो जो काजीरंगा और ओरांग है उसके बीच में ये कौन सा स्थित है? बुरा चापोरी। और बुरा चापोरी के पास एक क्षेत्र है जिसको वन आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए अभी हाल ही में चर्चा में आया था। ठीक है, नया आरक्षित वन घोषित किया जाएगा। कहाँ? जो बुरा चापोरी है वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट एक नया आरक्षित वन का प्रस्ताव अभी दिया गया है। और ये किस जिले के आसपास है? ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो आसाम का सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास ये देखने को मिलता है। कौन सा? बुरा चापोरी। और जो ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर भी स्थित है। और लाओ खोआ जो बुरा चापोरी है ये एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम का हिस्सा भी माना जाता है। इसके अलावा इसमें एक सींग वाला गेंडा, बाघ या तेंदुआ, जंगली भैंसा और हाथी जैसे इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट याद रखना ये किसके बीच है? काजीरंगा और जो औरंग वन्य जीव अभ्यारण्य उसके बीच में स्थित है बुरा चापोरी। और बुरा चापोरी सीधा क्वेश्चन भी आ जाएगा कहाँ पे है? तो आपका आसाम के जो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। हाल ही में गुरु अंगद देव जी का योगदान के लिए गुरु अंगद देव सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये सिखों के गुरु नंबर कितने थे? सेकंड। ठीक है, सबसे पहले गुरु नानक और दूसरे नंबर थे गुरु अंगद। और इन्होंने क्या किया था? जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है उसकी शुरुआत की थी किसके द्वारा? गुरु अंगद देव जी के द्वारा। जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट या लिपि है वो किसके द्वारा ले गए? गुरु अंगद के द्वारा। दूसरे सिख गुरु थे जिनका कार्यकाल लगभग 1539 से 1552 के बीच में रहा। और सिखों के टोटल कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। इनका जन्म लहना करके पंजाब में हुआ था, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इनके ये दूसरे सिख गुरु थे और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का परिचय दिया था जिसमें 62 भजन और 10 राग शामिल थे। और पंजाबी भाषा का मानकीकरण भी इनका मुख्य योगदान माना जाता है। और बच्चों के लिए गुरुमुखी स्कूल भी इन्होंने ओपन किए थे। और जो गुरु नानक देव जी की जो शिक्षा है उनका प्रसार भी किसके द्वारा किया गया? गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। तो गुरु अंगद कौन से नंबर के थे? सेकंड नंबर के। और इन्होंने जो लंगर की संस्था था उसका सुदृढ़ीकरण किया, सैकड़ों नई संगत की स्थापना की और खेलकूद और कुश्ती के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया था। और हाल ही में चर्चा में सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है और ये किस सागर में जाके गिरती है? तो ये आप देख सकते हैं सुवर्ण, ये रांची के आसपास से निकलती है और वहां से चलती हुई ये जमशेदपुर से होती है, वेस्ट बंगाल से होती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये झारखंड में निकलती है रांची के आसपास से और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और जो जमशेदपुर है, जो टाटा नगर जमशेदपुर है, वो किस नदी के किनारे पे है? आपका सुवर्ण रेखा रिवर में। तो ये इंपॉर्टेंट नदी है। इस तरफ से आपको पता है ब्राह्मणी नदी गिरती है और इस तरह से हुगली नदी गिरती है और उसके बीच में कौन सी नदी गिरती है? आपकी सुवर्ण रेखा रिवर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। और ये नागरी गांव है जो रांची के आसपास, वहां से इसका उद्गम होता है। ये सोने की लकीर या सुवर्ण रेखा इसका नाम। ये झारखंड से ओडिशा में जाती है और फिर ओडिशा वेस्ट बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में लगभग 395 किलोमीटर का ये रास्ता तय करती है। ये छोटा नागपुर पठार से निकलने पर जो हुंडरू जलप्रपात है वो सुवर्ण रेखा नदी पर ही है। कौन सा? हुंडरू। ये क्वेश्चन भी याद रखना, यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जो हुंडरू फॉल्स है वो किस नदी पर है? वो सुवर्ण रेखा नदी पर आपको देखने को मिले। उसके अलावा गेटल सोद, चंदिल बांध, इच्चा बांध और गुलडिया बांध बैराज भी इसी नदी पर देखने को मिलते हैं। तो अभी इसमें जो अवैध रेत का खनन है उसको रोकने के लिए निर्देश दिए थे, इसके कारण ये चर्चा में आई थी। उम्मीद करता हूँ ये सारी क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। और पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।